सीक्वेंस और सीरीज, देखिए ग्रेजुएशन का जो सीक्वेंस सीरीज है वो ऑलरेडी आपका कवर है, ठीक है। आज जो हम लोग बात करेंगे इंटर का जो आपका सीक्वेंस सीरीज है, इंटर का सीक्वेंस सीरीज और जे लेवल तक हम लोग आज कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो बेसिक हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई सीक्वेंस क्या बोलेंगे, बाकी डिटेल में आपको सीक्वेंस देखना है तो आप ग्रेजुएशन वाले लेक्चर्स में जाकर के वहां से आप सीक्वेंस के लेक्चर देख सकते हो। तो सीक्वेंस आपका क्या बोलता है कि अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर जिसका क्या हो कोडोमेंस ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, या तो आपके पास क्या हो जो उसका कोडोमेन हो, या तो रियल नंबर का सेट हो या फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो, ठीक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इफ द रेंज ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर, जो उसका रेंज सेट होगा या तो वो रियल होगा या फिर वो कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो अगर वो रियल होगा तो उसे हम लोग रियल सीक्वेंस बोलेंगे, अगर वो कॉम्प्लेक्स होगा तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो एक हम यहाँ पर मैपिंग डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, वो कहाँ से, नेचुरल नंबर से जनरल ए, ठीक है। वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पर जो एफ ऑफ एन है कुछ हमने ऐसा लिया है कि जो टी एन है, और एन आपका कहाँ से आ रहा है भाई, नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज डिनोटेड बाई, से हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, रेंज ऑफ एफ एन को हम लोग डिनोट करेंगे मजले ब्रैकेट में, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में F1। देखिए एन की आप वैल्यू रखते जाओ, एन 1 2 3, नेचुरल नंबर से आ रहा है तो भाई 1 से ही स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 इस तरह से आप रखते जाओगे, और उसे जब आप कर्ली ब्रैकेट्स में रख दोगे तो वही क्या हो जाएगा, उसका रेंज ऑफ FN हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एफ ऑफ वन, देखिए यहाँ पर चूंकि हमने FN क्या लिया है, FN को हमने तो यही लिया है ना, दिस इज TN, और n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो अगर आप n को 1 रख रहे हो तो T1 आएगा, 2 रख रहे हो T2 आएगा, 3 रख रहे हो T3, इस तरह से आता जाएगा। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर इसको लिख सकते हो, TN में अगर आप ओवरऑल लिख रहे हो तो इसका ये भी आप सिंबल यूज कर सकते हो, और ये भी, दोनों में से कोई आप एक यूज कर सकते हो सीक्वेंस के लिए, ठीक है। जैसे एज एग्जाम्पल्स 10 2 4 6 5 3 1 -1, ये आपके पास क्या है, ये सारे के सारे सीक्वेंस ही है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा सीक्वेंस के बारे में। अब हम लोग नोट पॉइंट एक देख लेते हैं कि सीक्वेंस इज सेड टू बी, सीक्वेंस आपका जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म। अगर फाइनाइट का टर्म, फाइनाइट नंबर का टर्म है तो फाइनाइट सीक्वेंस होगी, इनफाइनाइट नंबर का टर्म है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग AP के नाम से जानते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज AP। अब बात करते हैं कि सर AP होता क्या है, व्हाट इज द AP, व्हाट इज द AP। तो कुछ टर्म इस तरह से है कि भाई A आ रहा होगा, A प्लस D आ रहा होगा, A प्लस 2D है, इस तरह से हमारे पास टर्म आ रही हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि AP होगा क्या, तो आप ऐसा सीक्वेंस की ऐसा कोई दो कंजुगेटिव टर्म ले लीजिए जिसके आगे वाली टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करो, और जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है। और ये केस में है भाई, ये AP में है, राइट, ये किस में है, AP में है। तो अगर मैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की बात करूँ कि भाई कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आपका D होता है, और D यहाँ पर कैसे, D क्या निकलेगा यहाँ पर, इस कॉल्ड एज D। तो D आप कैसे निकालोगे, मैंने कहा कि आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो, तो यहाँ पर अगर मैं D निकालूं तो अपने पास D क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड वाला टर्म, आगे वाला टर्म क्या है आपके पास, कोई भी दो ले लो, कोई दो कंजुगेटिव टर्म ले लो, चाहे A प्लस D ले लो या A प्लस D A प्लस 2D ले लो, कोई दो ले लो, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट के ही दो टर्म ले लिए, तो A प्लस D और माइनस का करने पर मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, D ही तो मिलने वाला है, तो दिस इज D, ये जो है ये क्या, यही आपका कॉमन डिफरेंस है, ये जो D आ रहा वही क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस है। अच्छा अगर हम यहाँ से आपसे बात करें कि भाई TN टर्म क्या होगा, TN टर्म क्या होगा, तो TN हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, TN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस N माइनस 1D, आप इसको लर्न कर सकते हो। और इस TN को हम लोग लास्ट टर्म L भी लिखते हैं,
एल के लिए लास्ट टर्म निकालने के लिए भी यूज करते हैं टी एन का, ठीक है। अच्छा, अगर हमसे एस एन पूछा जाए कि एस एन क्या होगा, तो एस एन का जो फार्मूला होगा, एस एन का फार्मूला होता है भाई n/2 2a प्लस का n-1d। एस एन को हम लोग क्या बोलते हैं, एस एन इज कॉल्ड एज फर्स्ट एन टर्म का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। एस एन इज कॉल्ड फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। एपी के फर्स्ट एन टर्म का जो सम होगा वही एस एन कहलाएगा। इसका हम लोग इस फॉर्म में भी यूज करते हैं फॉर्मूला, ठीक है, या फिर हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि n/2 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म और प्लस यहाँ पर क्या होगा लास्ट टर्म, और उसका बाई 2 कर देना, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट एन टर्म का आपको सम मिल जाएगा, किसके, एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ की पॉइंट्स लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई एनी सीक्वेंस है तो टीएन निकालने का जो फार्मूला है तो हम इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या गिवन हो, एस एन गिवन हो और उसके एक एस एन क्या है, फर्स्ट एन टर्म का सम और उसके एक टर्म पहले का सम, तो यहाँ से भी हम टीएन फाइंड आउट, टीएन का फार्मूला क्या होगा, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ठीक है। अगर मेरे को डी निकालना हो, अगर कोई भी सीक्वेंस जो है वो कैसी है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है, तो डिफरेंस डी 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 को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का ये जो फार्मूला आता है भाई, ये आता कहाँ से है कि भाई डी इज इक्वल टू एस एन माइनस 2 एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2। ये निकला कहाँ से, तो ये अपने पास कुछ यहाँ से निकला है कि अभी हमने देखा कि जो टी एन होता है वो कहाँ से आता है, एस एन माइनस 1 से आता है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो तो इस टीएन के स्थान पे अपन क्या लिख सकते हैं, ये जो आपके पास है कॉमन डिफरेंस, तो d इज इक्वल टू, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया कि d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू होगा टीएन, आपके पास कोई टर्म है उसमें से पहले के एक टर्म को आप माइनस कर दो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो कि भाई, तो हमारे पास कोई भी हमारे पास एपी की सीक्वेंस है और उसके कोई दो कंजुगेटिव हमने टर्म को लिया, और फर्स्ट कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म को आप ले लीजिए, ठीक है, और सेकंड जो आगे वाले टर्म है उसमें से पीछे वाले टर्म को जो माइनस करने पर जो भी हमारे पास आता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो मान लीजिए एक हमारे पास कोई टीएन सीक्वेंस है जो कि एपी में है और उसका जो लास्ट टर्म है वो टीएन है, उसके एक टर्म पहले का जो टर्म है वो क्या है, tn-1 है, राइट। अच्छा भाई, यहाँ पर जो टीएन है वो हमारे पास गिवन है कि भाई एस एन माइनस 1 होता है, ये हमने आपको बताया, ठीक है। तो इसके स्थान पर अगर मैं रखता हूँ कि भाई एस एन माइनस 1 और एक टर्म और पहले का जब यहाँ पर लिखोगे तो एस एन माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, माइनस में एस एन माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा भाई, एस एन माइनस 2 टाइम्स एस एन माइनस 1 और प्लस में एस एन माइनस 2 आने वाला है। तो यहाँ से आपका ये जो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला निकलता है कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस एपी में है तो जो डी होगा वो क्या होगा, एस एन माइनस 2 टाइम्स एस एन माइनस 2 प्लस एस एन 2 टाइम्स एस एन माइनस 1। जो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होगा वो क्या होगा, डी इज इक्वल टू एस एन प्लस डी इज इक्वल टू एस एन माइनस 2 टाइम्स एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2, राइट। तो थोड़ा सा और हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं और फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है A1 A2 अप टू AN और वो जो सीक्वेंस है वो किस में है भाई, AP में है, तो हम यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म को चाहे उस सीक्वेंस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस बनेगी वो भी AP में होगी।
तब होगी जब आपके पास A1 A2 अप टू AN जो सीक्वेंस है वो AP में है, और कोई भी हम कांस्टेंट टर्म चाहे उसमें ऐड करें और चाहे अपन सब्ट्रैक्ट करें, दोनों ही केस में क्या होगा, वो आल्सो AP ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है कि हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है A1 A2 अप टू AN और वो AP में है, तो हम किसी भी कांस्टेंट से उन सारे सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई सीक्वेंस हमें मिलेगी वो भी किस में बनेगी, वो भी AP में ही बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास ABC कोई 3 सीक्वेंस है, ठीक है, कोई 3 टर्म है, वो कैसे हैं, AP में है, तो जो यहाँ पर 2B होगा वो A+C होगा, है ना। और अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चंस में आप इसका यूज करेंगे, जो 3 टर्म 4 टर्म और 5 टर्म की बात की जा रही है, कि अगर आपसे क्वेश्चन में 3 टर्म कह रहा है कि वो AP में है, तो आपको क्या एज्यूम करना है, कुछ इस टाइप का लेना है कि A-D A+D। अगर वो 4 टर्म्स की बात करेगा तो अपन क्या लेंगे, A-3D A-D A+D A+2D, ओ सॉरी A+3D। ठीक है, अगर आपको 5 टर्म की बात किया जाए तो आप क्या लोगे, A-2D A-D A+D A+2D, राइट। 5 टर्म की बात करेगा तो आप 2D से स्टार्ट करोगे, और जब 4 की बात करेगा तो -3D से स्टार्ट करोगे। सही है, चलो एक यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है कि सम ऑफ टर्म ऑफ एन AP, अगर आपके पास AP हमारे पास कोई सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, और वहां पर कह रहा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एंड क्या है, इक्वल्स है, तो लाइक ये कुछ ऐसा कर रहा है। इसका इससे रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो जो बताना चाह रहा हूँ उसको आप समझिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई सीक्वेंस है कुछ इस तरह से, कि सीक्वेंस है कि भाई A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, बीच में ऐसे ही हमारे पास है। ठीक है, मान लो इधर बीच में A42 है, एज एग्जाम्पल A43 है, कह रहा है कि ये सारे किस में है भाई, AP में है। सही है, उसके बाद कह रहा है कि सम ऑफ टर्म ऑफ एन AP क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है। तो अगर AP में कुछ टर्म दी गई हो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई AP हमारे पास सीक्वेंस है, उसके कुछ टर्म हमारे पास गिवन है, A1 A2 A3 अप टू A22 A24 सॉरी A42 A43 लाइक दिस टाइप। ठीक है, बीच में A24 भी आएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमें समझना क्या है, एग्जाम्पल्स के तौर पर इसको आप लीजिएगा, राइट। तो अगर यहाँ पर जो इसके लोअर सफिक्स का जो सम है, इसकी बात कर रहे हैं, लोअर सफिक्स, अच्छा अब ये नया शब्द क्या हो गया, लोअर सफिक्स। ये जो आपको दिख रहा है ये लोअर सफिक्स ही है, A1, है ना। जैसे अगर मैं इस फर्स्ट टर्म का बात करूं और इस A43 वाले की बात करें, तो लोअर सफिक्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा, अपन बोलोगे सर 44 आएगा, आएगा या नहीं आएगा, लोअर सफिक्स का सम कितना आएगा, 44 आएगा। इसका और इसका आप क्या करो, योग कर लो, एडिशंस कर लो। उसके बाद अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो लोअर सफिक्स का जो सम है वो इक्वल आ रहा है। अब अगर मेरे को इक्वल करना है तो इसके साथ करूंगा, तब भी हमारे पास ये 44 ही आने वाला है, लोअर सफिक्स का सम। अगर मैं ऐसे बीच में भी करूं, अगर इस 3 के लिए कर रहा हूं, तो आगे का कोई टर्म हमारे पास होगा A40, यहां पर क्या होगा, A41 बीच में होगा। इसका सम करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा, 44 ही बनेगा, लोअर सफिक्स का सम की बात कर रहा हूं, राइट। तो मतलब है कि यहां पर जो A1 प्लस A43 है ये इक्वल होगा किसके, A2 प्लस A42 के, और ये भी इक्वल होगा किसके, A3 प्लस A41 के। इस तरह से क्या होगा, वो आपस में इक्वल होंगे अगर उसके लोअर सफिक्स के सम इक्वल हैं तो। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है कि अगर इफ A1 A2 A3 अप टू AN किस में है, सारे के सारे भी है AP में है, किसमें है, AP में है, और कह रहा है कि A1 A4 और A7 अप टू A60 किसके इक्वल है, 144 के। तो आप भी इसकी वैल्यू बता दो कि भाई A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A60 किसके इक्वल होगा।
ठीक है। अब वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि लोअर सफिक्स का सम। तो देखो यहाँ पर इन्होंने हमें दिया क्या है कि हमारे पास दे रखा है A1 A4, क्योंकि यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का 3 का चल रहा है, A7। अगला टर्म अगर आप लिखोगे तो A9 A10 लिखोगे, भाई 3 के डिफरेंस पे चल रहा है तो A10 होगा। उसके अगला वाला टर्म क्या होगा, A13 होगा। और उसके अगला वाला टर्म A16 ही तो होगा। सारा मैंने लिख दिया भाई। वो किसके इक्वल है, 114 के। सही है। अच्छा, यहां पर अगर आपसे बात करें कि लोअर सफिक्स के सम वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, तो अपन बोलोगे भाई A1 प्लस A16 किसके इक्वल होगा, A4। ये वाला और इसके साथ कर लो, इस वाले को इसके साथ कर लो, और इस वाले को इसके साथ कर लो। राइट। तो देखो यहाँ पर A4 प्लस A13 इक्वल होगा, और यहाँ पर A7 और A10 के इक्वल होगा, क्योंकि सबके लोअर सफिक्स का सम 17 है और तीनों ही किसी कांस्टेंट के इक्वल आ रहे होंगे। तो उस कांस्टेंट को अपन मान लीजिए x ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं भाई, x लेट कर रहे हैं, और तीनों इक्वल हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम x कर सकते हैं। 3 टाइम, चूंकि ये इक्वल हो गए तो क्या होगा, ये और ये इसके स्थान पर अपन x लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसके स्थान पर भी आप x लिख सकते हो, और इसके स्थान पर भी आप x लिख सकते हो। तो 3x हो गया, और 3x इसके 114 के। तो यहाँ से कट करोगे तो भाई कितना आ जाएगा, 30 का 8, x की वैल्यू मिल गई। अच्छा, अगर x मिल गया तो हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई, A1 पूछ रहा है, A6 पूछ रहा है, A11 और A16 पूछ रहा है। देखो यहाँ पर इसके लोअर सफिक्स का सम 17, इसके भी लोअर सफिक्स का सम 17। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर आप इसको x कंसीडर कर रहे हो तो ये भी तो x ही होगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 2x आएगा। x की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 2 इंटू 38 कितना हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 76 इज द राइट आंसर। कोई समस्या किसी को है ना, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 5 टर्म यहाँ पर किस में है, एपी में है। अभी मैंने बताया कि 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म। तो यहाँ पर इन्होंने बात किया कि भाई 5 टर्म हमारे जो है भाई एपी में है। तो सिंपल सी बात है कि उन्होंने 5 टर्म अगर एपी में है तो हम टर्म कैसे लेंगे, A-2D लेंगे, A-D लेंगे, A लेंगे, A+D लेंगे, और A+2D। यही तो 5 टर्म कंसीडर करेंगे। कह रहा है उसका जो सम है वो 25 है, और प्रोडक्ट जो है 2520 है, 2520 है। इफ वन इज 5 टर्म्स 5 नंबर्स इज -1/2, तो कह रहा है कि इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो इन्होंने दे रखा है इसका सम दे रखा है 5 टर्म का। तो अगर इसका सम करोगे तो कितना आएगा, A-2D प्लस का A-D प्लस का A प्लस का A+D और प्लस का A+2D, दैट इज किसके इक्वल, 25 है ना। तो सारे के सारे यहाँ पर कट जाएंगे D वाले, और यहाँ से कितना आएगा, 5 का A बराबर 20 का 5। A किसके इक्वल भाई, 5 के इक्वल, मतलब फर्स्ट टर्म तो मिलेगी। सही है। अच्छा, प्रोडक्ट कितना इन्होंने दे रखा है, प्रोडक्ट जो दे रखा है 2520 दे रखा है। ठीक है, तो सारे का अपन प्रोडक्ट करते हैं तो कितना होगा, A-2D, A-D, A+D, A+2D बराबर कितना, 2520। सीरियल से करना, इसको इसके साथ कर लेना, इसको इसके साथ कर लेना, बाकी एक को ऐसे ही रहने देना। ठीक है, चलो करते चलो साथ साथ। क्या होगा, A² माइनस का 4D², फिर आएगा A² माइनस D² इंटू में A बराबर कितना, 2520। अब A की वैल्यू पता है कितना, 5 है, रख दीजिए। ये 25 हो गया, माइनस का 4D², ये भी 25 हो गया, माइनस का D², ये कितना 5 इज इक्वल टू 2520। इसको इससे कट कर दो, 5 5 जो 5 8 जा ना, 5 4 जा 20। सही। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लो,
और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आने वाला है आपके पास, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, माइनस दोनों में से कॉमन करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 का डी स्क्वायर माइनस का 25, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस का 25 बराबर में 504। सही है। अच्छा मल्टीप्लाई करो भाई, सारे जन मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा 4d⁴, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 100 का डी स्क्वायर माइनस 25 का डी स्क्वायर प्लस 625 बराबर 504, और सॉल्व करोगे 4 का d⁴, यहाँ पर माइनस का 125 डी स्क्वायर, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 121, और इसका फैक्टर बनाओगे तो 121 + 4 बनेगा, राइट। तो यहाँ से अपन निकालोगे तो भाई कितना मिलेगा, देखो ये 4 का डी स्क्वायर हो गया, इसका फैक्टर करोगे तो ये 121 प्लस का 4 और प्लस का 121 बराबर में 0। सही है ना। अच्छा यहाँ पर d⁴ है, तो डी स्क्वायर यहाँ से कॉमन करना, तो जब यहाँ से डी स्क्वायर तो 4 का डी स्क्वायर माइनस 121, और यहाँ से अपन -1 कॉमन करना, तो ये भी 4 का डी स्क्वायर माइनस 121 बराबर में 0। ये हो गया 4 का डी स्क्वायर माइनस 121, और इधर अपने पास हो गया डी स्क्वायर -1 बराबर 0। एक वैल्यू अपने पास मिल गई +-11/2, दूसरी वैल्यू मिल गई प्लस माइनस, यहाँ पर 4 हमें वैल्यू मिल रही है प्लस माइनस में, ठीक है। अब देखना है किस में से कौन सा, इसको कंसीडर करें या फिर इसको कंसीडर करें। अब ये कैसे डिसाइड करें कि भैया किसको कंसीडर करें, तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि इफ दीज 5 जो टर्म है उसका एक टर्म माइनस का 1/2 है, ये इन्होंने दे रखा है। सही है। अब देखो d = अगर आप -1 लेते हो, देखो यहाँ पर जो 5 टर्म है कुछ ऐसा है, a-2d, a-d, a प्लस का d, a प्लस का 2, ये 5 टर्म्स है। अगर अपन d की वैल्यू क्या लेते हो, प्लस या फिर -1 लेते हो, तो कभी भी मेरे को माइनस का 1/2 तो आने वाला नहीं है, ये इसका मतलब इसको तो हम ले ही नहीं सकते हैं, नहीं ले सकते हो भाई। अगर a की वैल्यू आप 5 रखोगे और d की वैल्यू प्लस या -1 रखोगे, तो कभी भी किसी भी केस में -1/2 तो आने वाला नहीं है। इसका मतलब अब इस इन दोनों में से मेरे को लेना है प्लस का 11/2 या माइनस का 11/2, दोनों में से कोई एक होगा। चाहे अपन d की वैल्यू प्लस का 11/2 ले लो या फिर ले लो माइनस का 11/2। सही है। तो कोई एक वैल्यू आप रख के चेक कर लो। अगर मान लो मैं यहाँ पर रखता हूँ a की वैल्यू 5 -2 टाइम्स 11/2 मैं रख रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या है 5 माइनस का 11/2, फिर यहाँ पर क्या होगा 5 और 5 प्लस का 11/2, और यहाँ पर क्या होगा 5 + 2 × 11/2। सही है। देखो यहाँ पर आपको माइनस का 1/2 मिल रहा है, मिल रहा है ना। इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, अब इस सब में देखना है सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा, भाई यही होगा पॉजिटिव वाला ही। 5 और यहाँ से 11 16, तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो लार्जेस्ट टर्म होगा और क्या होगा 16 होगा। 16 इज द राइट आंसर। सही है। चलो अब हम लोग बात करते हैं nth टर्म ऑफ एपी के nth टर्म का। तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि भाई जो tn होगा किसके इक्वल होगा, a + n - 1d के। सही है। जहां पर आपका a क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। ये आपका क्या होगा भाई, फर्स्ट टर्म होगा। और जो डी होता है वो क्या होता है, डी हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, Tn - 1 से निकालते हैं। मतलब डी जो होता है वो क्या होता है भाई, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं, डी को इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का सेंस इससे है कि हमारे पास कोई एक सीक्वेंस दे रखा है जो एपी में है, और उस सीक्वेंस के
कोई दो कंजुगेटिव आप टर्म को ले लीजिए, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करो, और जो माइनस करने के बाद जो भी रिजल्ट आपको रिजल्टेंट मिले वही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो ये जो Tn है इसको हम लोग लास्ट टर्म भी कंसीडर करते हैं कि a प्लस एन माइनस 1d, ये आपके पास Tn का फॉर्मूला है, और ये आपके पास ये L के भी इक्वल होता है, और L जो यहाँ पर होता है किसको डिनोट करता है भी, लॉस्ट टर्म को डिनोट करता है। ठीक है। अच्छा, ये तो आपको हो गया। अब हम लोग आते हैं एक एग्जाम्पल्स पर। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एपी। यहाँ पर हमारे पास टर्म दे रखा है भाई 20 है, 25 है, 30 अप टू कहाँ तक है 100 टर्म्स है। कह रहा है कि इसमें बताओ भाई कितने टोटल टर्म्स होंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म पता है, सब सभी को पता है कि भाई फर्स्ट टर्म कितना है 20 है। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो आपको कॉमन डिफरेंस सब में 5 का दिख रहा है, तो कॉन्जुगेटिव टर्म कोई भी देख लो उसका सब्ट्रैक्शन करो, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस कर दो। यहाँ पर जो डी मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, वो आपको 5 मिलने वाला है, मतलब कॉमन डिफरेंस भी पता है। ये क्या है, ये लास्ट टर्म है, एल भी पता है ना, एल भी पता है। तो चाहे अपन इसको लास्ट टर्म बोले या फिर Tn बोल दें, Tn टर्म बोल दें, कुछ भी बोल दो, Tn का फॉर्मूला लगा दो। Tn इज इक्वल टू क्या होता है भाई, Tn का फॉर्मूला a प्लस का n माइनस 1 का d। ये कितना दे रखा है 100 दे रखा है, फर्स्ट टर्म कितना है 20 है, n नहीं पता है, d 5 है, ये कितना होगा 18/2 बराबर में n माइनस 18/5 होगा, सॉरी। यहाँ से आएगा 16, तो n की वैल्यू आपको कितनी 17। तो वही तो पूछ रहा था कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स, 17 नंबर ऑफ टर्म्स होने वाले हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अगर हम लोग बात करें किसके nth नंबर ऑफ टर्म की, सम ऑफ nth नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पर जो Sn का फार्मूला होता है वो अभी मैंने बताया क्या होता, n/2 2a प्लस में n माइनस 1d, ऐसा हम लोगों ने बात किया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, दिस इज n/2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म l है। यहाँ पर जो l है वेयर, l किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट टर्म को, और l इज इक्वल टू होता क्या है a प्लस n माइनस 1d, और यहाँ पर a क्या है, दिस इज द फर्स्ट टर्म। अगर आप इस l की वैल्यू यहाँ पर रखते हो तो यहाँ से ये आपको मिलने वाला। ठीक है, सही है। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस है कि द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइक बिटवीन 100 और 1000, कह रहा है कि उन सारे नेचुरल नंबर का आप सम फाइंड कीजिए जो 100 और 1000 के बीच लाई कर रहे हैं, और वो जो टर्म आप उन सारे टर्म का बताइए जो क्या हो उसके अंदर 5 के मल्टीपल हो, ताकि और किसी भी टर्म की वो बात नहीं कर रहा है। कर रहा है कि 100 और 1000 के बीच 5 के मल्टीपल जितने भी टर्म आएंगे उन सारे टर्म का आप सम बता दीजिए। मतलब अगर मैं बात करूं कि भाई ये 100 है, 100 के आगे आपको कौन सा टर्म मिलेगा भाई, 5 के मल्टीपल होने चाहिए, तो है ना, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 के डिफरेंस में चलने वाला है, सिंपल सी बात है। तो 105 होगा, 1110 आने वाला है। ठीक है, फिर 1115 आएगा, 115 आएगा, है ना, फिर ऐसे लास्ट में 1000 के पहले कितना होगा 995 मिलने वाला, फिर 1000 आपको। ये जो टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ इन सारे टर्म का आपको क्या चाहिए, सम चाहिए। बाकी इसको और इसको हमें नहीं ले, क्योंकि इसके बीच तो हमें देखना ही है, राइट। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट टर्म बनने वाला है वो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू कितना बनेगा 105 मिलने वाला है।
कॉमन डिफरेंस की आप बात करो, डी की कितना 5 के डिफरेंसेस पर चल रहे हैं, तो अगर ये 5 के डिफरेंसेस पर चल रहे हैं तो 5 मिलने वाला है कॉमन डिफरेंस। अगर अपन टीएन की बात करो तो टीएन देखो यहाँ पर कितना है, तो अपन बोलोगे टीएन जो है ये वाला चूंकि हमें यहाँ से लेकर के यहीं तक बात करना है, ठीक है, तो टीएन आपका कितना 995। तो टीएन का फॉर्मूला लगाओगे तो डी आपको एन मिल जाएगा। क्या होगा भाई, ए प्लस का एन माइनस 1 डी। ए कितना है भाई 105 है, एन नहीं पता है, डी तो पता है, और टीएन भी पता है 995। सब्ट्रैक्ट कर देना तो भाई यहाँ से कितना मिलने वाला है, ये आपको मिल जाएगा 890/5 इज इक्वल टू n-1। इसको इससे कट कर दो, ये 178 आ गया, तो n की वैल्यू आ गई 179। तो इसके बीच जो नंबर मिलने वाला है कितना है, टोटल 179 टर्म्स आने वाले हैं, और 179 टर्म का हमें 179 टर्म का फर्स्ट 179 टर्म का सम चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा 179/2 2a, 2a वाला लगाओ या फिर अपन एसएन का फार्मूला लगा देना, n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है, फर्स्ट टर्म का आप सिंपल सा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म कितना है 105, लास्ट टर्म कितना है 995। ये हो गया 179/2, और इसको आप ऐड करोगे ये 1100 आएगा, इसको कट करोगे तो 550 मिलने वाला है। 179 इंटू 550 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 98450, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। यही आपसे पूछा जा रहा है। भाई होप सिंपल था क्वेश्चन, समझ में आया होगा। चलिए आते हैं कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जिसका हम आगे यूज करेंगे क्वेश्चंस पर जगह जगह। फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई भी फिक्स कांस्टेंट सी है, कोई भी हमारे पास एक सीक्वेंस दिया है और वो सीक्वेंस जो है वो एपी में है, तो कहा जा रहा है कि उस सीक्वेंस में कोई भी कांस्टेंट टर्म को चाहे अपन ऐड करें या फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करें, जो नई हमारे पास सीक्वेंस जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारे पास बनेगी वो आल्सो क्या होगी, एपी में होगी, और जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सेम होने वाला है। जो पीछे वाले का होगा वही जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी उसका भी कॉमन डिफरेंस सेम होने वाला है। बात समझ में आ रही है कि मान लो कोई हमारे पास सीक्वेंस दे रखा है कि A1 A2 A3 अप टू क्या है AN है ना, और कह रहा है कि ये आपके पास जो सीक्वेंस है वो AP में है, तो इसमें हम किसी भी कांस्टेंट से सारे जो टर्म है उसमें किसी भी कांस्टेंट टर्म से चाहे मैं ऐड कर दूं या फिर मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, जो नया रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारे पास बनेगा वो भी आल्सो एपी में होगा, और दोनों का जो कॉमन डिफरेंस मिलने वाला है वो सेम मिलने वाला है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है जिसके सारे टर्म किस में है, एपी में है। अगर किसी भी कांस्टेंट से चाहे अपन मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, वो कैसा होना चाहिए, जिसमें आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो वो नॉन जीरो होना चाहिए, फिक्स्ड कांस्टेंट, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस वो भी क्या होगा, आल्सो एपी में होगा, और जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा या तो वो सी होने वाला है या 1/c टाइम्स होगा। फॉर द प्रीवियस मतलब पिछले वाले का या तो वो सी टाइम्स बनेगा या उसका 1/c टाइम्स मिलेगा। ठीक है, ये दो पॉइंट आई होप क्लियर हो गए होंगे। बाकी जब क्वेश्चंस आएगा तो इसका यूज करेंगे, तो आपको ऐसे नॉर्मल आपको याद रखना है कि कोई भी सीक्वेंस अगर ओपी में है तो उसका अगर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन करूंगा तो जो नया सीक्वेंस रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी आल्सो एपी में होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। सेकेंड पॉइंट है कि अगर कोई भी सीक्वेंस है वो एपी में है, किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म से चाहे अपन मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो जो नया रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी क्या होगा, आल्सो एपी में होगा, और उसका कॉमन डिफरेंस होगा या तो पुराने वाले सीक्वेंस का सी टाइम्स आएगा या फिर 1/c टाइम्स मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दो सीक्वेंस दे रखा है। एक तो हमारे पास एक A1 A2 अप टू AN, ये एपी में है, और एक दूसरी सीक्वेंस दे रखा है कि B1 B2 अप टू BN,
ये दो सीक्वेंस है, दोनों के दोनों किसमें, एपी में है। अगर दोनों सीक्वेंस का चाहे मैं एडिशंस करूं चाहे अपन सब्ट्रैक्शंस करें, यहाँ पर एक बार एडिशंस के लिए है एक बार सब्ट्रैक्शंस के लिए है, तो चाहे अपन एडिशन करें चाहे अपन सब्ट्रैक्शन करें, जो कॉमन डिफरेंस उसका वो जो नया सीक्वेंस हमारे पास आएगा रिजल्टिंग सीक्वेंस, वो भी किस में होगा, एपी में होगा। कब होगा, जब दोनों सीक्वेंस एपी में हो, चाहे उन दोनों सीक्वेंस का अपन एडिशन करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें, तो जो नया सीक्वेंस रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो भी आल्सो एपी में होगा, और जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डी1। अगर एडिशन करे हो तो डी1 प्लस डी2, अगर सब्ट्रैक्शन करे हो तो डी1 माइनस डी2 होने वाला है। ठीक है, चले नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई या डिवाइड करस्पॉन्डिंग टर्म्स अप टू एपी इज नॉट एन एपी। तो यहाँ पर हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं कि कोई अगर आपके पास सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, सीक्वेंस ऑब्टेन बाय चाहे उसमें अपन मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें करस्पॉन्डिंग टर्म के साथ टू एपी, कोई हमारे पास दो एपी दे रखा है किसी करस्पॉन्डिंग टर्म के साथ, चाहे अपन मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, तो जरूरी नहीं है कि वो एपी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये, इसका हम लोग क्वेश्चंस में जगह जगह यूज करेंगे कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है वो एपी में दे रखा है और फर्स्ट पी टर्म का जो सम है उन्होंने दे रखा है कि भाई क्यू है, और फर्स्ट क्यू टर्म का सम उन्होंने पी दे रखा है, तो अगर वो आपसे पूछे कि फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म का सम कितना होने वाला है, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करना, माइनस टाइम पी प्लस क्यू होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस इन द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस दे रखा है और फर्स्ट एन टर्म का जो सम है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, किसमें, एस एन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी टाइप्स का है, तो आपके पास वो भी क्या बनेगा, वो भी सीक्वेंस जो बनेगी वो एपी की ही होगी। अगर आपने निकाला तो अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शंस में मिल जाए कि एपी जीपी एचपी का ऑप्शन रहे और आपको सॉल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट बताना है, तो आप क्या करो, उसके फर्स्ट एन टर्म का सम निकालो। अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन रही है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसका बन रहा है, तो सिंपल सी आप बात बोल सकते हो कि जो सीक्वेंस होगी किस में होगी, वो एपी में होगी, अगर इस टाइप की बन रही है तो। ठीक है, यहाँ पर टीएन का फॉर्मूला मैंने बताया, टीएन क्या होगा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, जब है ना, और कब के लिए, जब एन आपका 2 हो या 2 हो या 2 से बड़ा हो। ठीक है, 1 के लिए तो कोई। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनी टर्म अगर आपके पास एपी में है, कोई भी आपके पास सीक्वेंस है वो किसमें एपी है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इक्वल होगा किसके, टू द हाफ ऑफ द सम विच आर इक्वी डिस्टेंस। मतलब कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है और वो एपी में है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस पर बात किया जा रहा है, तो अगर यहाँ पर क्या है, एक के प्लस वन और एक ए एन प्लस के और ए एन माइनस के का जो सम का आप हाफ करोगे, ठीक है, तो किसके इक्वल आने वाला है, वो ए एन के इक्वल आएगा। सही है, कह रहा है कि एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को आप छोड़ दीजिए, कोई भी आपके पास सीक्वेंस है वो एपी में है और उसके फर्स्ट टर्म को आप एक्सेप्ट छोड़ दीजिए, तो जो ए एन होगा वो किसके इक्वल होगा, इक्वी डिस्टेंस पर आप देख लो, इक्वी डिस्टेंस पर, तो वहां पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर जो लोअर सफिक्स का सम आप देख पा रहे हो, लोअर सफिक्स का सम कितना है, 2n बाई 2 करोगे तो किसके इक्वल आएगा, एन के इक्वल आने वाला है। ठीक है, बट यहाँ पर के जो होना चाहिए वो एन से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप के की वैल्यू यहाँ पर 1 रखोगे तो यहाँ पर ए एन क्या मिल जाएगा, 1/2 ए एन माइनस 1, तो यहाँ पर भी देखोगे लोअर सफिक्स का सम कितना है, ए एन ही आने वाला, 2n आएगा, बाई 2 करोगे। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि अ सीक्वेंस इज एपी, अगर कोई आपके पास सीक्वेंस है और वो किस में है, एपी में है, और जो उसका nth टर्म है वो कुछ इस फॉर्म का है, ए एन प्लस बी टाइप का। हमारे पास कोई सीक्वेंस है वो एपी में है और उसके फर्स्ट एन टर्म का जो सम, फर्स्ट एन टर्म जो है वो कुछ इस टाइप का है, ए एन प्लस बी टाइप का है, और वो क्या है, दिस इज कॉल्ड ए लीनियर एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, इन एन एन के लीनियर एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है। इन केस में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो उसका ए होगा,
दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एन का, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस होता है या तो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तीनों पॉसिबल हैं, ठीक है। तो द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी कैन बी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों हो सकते हैं। यहाँ तक आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस कर रहा है कि यहाँ पर दे रखा है कि एबीसी जो है वो किस में है भाई, कह रहा है कि वो एपी में है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप वो पूछ रहा है कि भाई ये बताओ ये जो बी प्लस सी है, सी प्लस ए प्लस बी, ये किस में होंगे। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आए तो अपन को क्या बताया गया कि अगर कोई सीक्वेंस दे रखा है और वो एपी में है तो किसी भी कांस्टेंट टर्म से चाहे अपन एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, जो नई रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी एपी में आएगी। तो हम यहाँ पर क्या करते, ये जो सीक्वेंस एपी में है तो मैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का ये कांस्टेंट टर्म आएगा सम करने पर, इसका हम माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, तीनों टर्म के साथ। क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, बी प्लस सी चाहिए, सी प्लस ए और ए प्लस बी, इस टाइप का। यहाँ पर माइनस टाइम ए प्लस बी। ये भी जो नई हमारे पास आने वाली है वो किस में आएगी, एपी में ही आएगी। क्योंकि मैं एडिशन करूँ चाहे सब्ट्रैक्शन, रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा, माइनस का बी टाइम माइनस टाइम्स बी प्लस सी माइनस टाइम ए प्लस सी, है ना, और माइनस टाइम्स ए प्लस बी। ये भी किस में बनने वाला है भाई, एपी में बनने वाला। फिर मैंने आपको सेकेंड पॉइंट वहां पर बताया था कि अगर कोई भी सीक्वेंस है किसी कांस्टेंट टर्म्स के साथ, चाहे अपन उसमें मल्टीप्लाई करें तो भी जो हमारे पास नई सीक्वेंस बनेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई है, ऑल टर्म के साथ है। तो आलसो किस में होगा, ये आलसो एपी में ही होगा। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि सो जो बी प्लस सी है, ए प्लस सी है और ए प्लस बी है, आलसो किस में होगा, एपी में। तो यहाँ पर अपन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कर रहा है कि इफ A1 A2 अप टू A2n क्या है, ये सारे के सारे किस में है, एपी में है। तो आपको इसकी वैल्यू पूछी जा रही है कि भाई ये किसके इक्वल होने वाला है, ठीक है। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, इन्होंने क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि भाई A1 A2 A3 अप टू A2n किस में है भाई, एपी में है, सही है ना। अच्छा ठीक है, वैल्यू किसकी पूछा जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, फर्स्ट दो कंजुगेटिव टर्म का जो भी डिफरेंस आएगा वही कॉमन डिफरेंस बनेगा। तो भाई A2 माइनस A1 ये इक्वल होगा इसके A3 माइनस A2 के, है ना। इस तरह से आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज डी, दिस इज कॉमन डिफरेंस, सही है ना। अच्छा यहाँ पर वैल्यू किसकी पूछी जा रही है कि भाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर प्लस अप टू A2n माइनस 1 स्क्वायर माइनस A2n का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ओपन कर दो भाई, a प्लस बी ए माइनस बी से, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो यहाँ पर जब आप ओपन करोगे तो क्या होगा, A1 प्लस A2 टाइम्स A1 माइनस A2, फिर क्या होगा A3 माइनस A4 और A3 प्लस A4 प्लस अप टू लास्ट वाला यहाँ पर क्या होगा, A2n माइनस 1 माइनस A2n, और उसके पहले वाला क्या होगा, प्लस वाला क्या होगा A2n माइनस 1 और प्लस A2n। अच्छा यहाँ पर देखो ये जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास A2 माइनस 1, तो अगर मैं माइनस कॉमन करूंगा तो इसके साथ में माइनस डी आएगा, यहाँ पर भी माइनस डी मिलने वाला है और यहाँ पर भी। तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, माइनस डी कॉमन हो जाएगा। तो सारे में से देखो यहाँ पर माइनस डी आ गया, फिर A1 प्लस A2 मिल गया, यहाँ पर भी माइनस डी मिल गया, ठीक है।
ये क्या मिल गया, A3 प्लस A4 मिल गया, प्लस अप टू यहाँ पर भी माइनस डी मिल गया, ये क्या मिल गया, A2n-1 प्लस A2n। सही है। अब सारे में से माइनस डी को अगर आप कॉमन कर लो, हमारे पास क्या मिलने वाला है, A1 प्लस A2, A3 प्लस A4 अप टू A2n, यही मिलेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर 2n टर्म का सम आप लगा दो, फर्स्ट 2n टर्म के सम का फॉर्मूला लगाओ, ये माइनस का डी है, ठीक है। अभी इसको ऐसे रहने दो, तो यहाँ पर क्या होगा, 2n/2 आएगा, और फर्स्ट टर्म आपका A1 है और लास्ट टर्म कितना है, A2n है, यही बनने वाला। इससे इसको कट करो, और डी का फॉर्मूला अपन यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो लास्ट टर्म यहाँ पर कितना है, L इक्वल टू क्या होता है, A+n-1 डी से निकाल दो, लास्ट टर्म कितना है, A का 2n है ना, लास्ट टर्म यही है A2n, और फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है, और n-1 डी, यहाँ से अगर डी निकालोगे तो कितना होगा, A2n-A1 अपान में n-1। सही है। तो इस डी के स्थान पर अपन जैसे रखोगे वैल्यू, तो देखो अपने पास माइनस डी के स्थान पे क्या अपन रखने वाले हैं, ए का 2n माइनस का A1 अपान में 2n-1, और यहाँ पर हमें n का मल्टीप्लाई था और क्या मिला था, A1 प्लस A2n, ये मिला है। अब माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये हो गया A1 माइनस A2n, और ये वाला आपका n अपान में 2n-1 बाहर कर दो, और ये प्लस वाला A1 प्लस A2n कर दो। ओवरऑल जो आपको आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, n अपान में 2n-1 A1 स्क्वायर माइनस A2n का होल स्क्वायर। तो ये आपको फाइनल आंसर होगा, तो दैट इज द ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। n अपन 2n-1 A1 स्क्वायर माइनस A2n का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अरिथमेटिक मीन क्या होगा, कि अगर हमारे पास नंबर ए इज सेड टू बी द अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन दो नंबर्स के बीच, अगर एक हमारे पास दो नंबर है, एक ए है दूसरा नंबर बी है, और उसके बीच कोई एक ऐसा टर्म ए आ जाए, ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू इन दोनों का सम बाय 2 होगा, तो इसी ए को हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स का क्या होने वाला, अगर आपके पास जो टर्म्स हैं वो किस में है, क्या है टर्म्स, A1 A2 अप टू AN है, तो ठीक है। तो देखिए इसको कैसे अपन करने वाले हैं, तो इसका जो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बनने वाला वो क्या बनेगा, सारे टर्म का सम बाई टू। देखो यहाँ पर बाई टू कब हुआ, जब टू टर्म थे, दो टर्म के बीच एक हमारे पास ए आ गया था, एक नंबर आ गया था ए, और उस नंबर की जो वैल्यू होगी जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन ए इज इक्वल टू A+B/2। बट यहाँ पर क्या है, जो सीक्वेंस है वो n तक है, यहाँ पर सीक्वेंस n तक है, टोटल टर्म कितने हैं, n टर्म्स हैं। यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, A1 A2 A3 अप टू AN का सम बाई कितना, n से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो n, यहाँ पर क्या मिलने वाला आपको, अरिथमेटिक मीन मिलेगा, AM मिलेगा, ठीक है। तो ये आप फार्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पर दो टर्म थे इसलिए A+B/2, यहाँ पर n टर्म से इसलिए बाई n करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 टर्म होते बाई 4 करते, 6 टर्म होते बाई 6, 10 होते बाई 10 करते, n टर्म है बाई n करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस है कि इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो अरिथमेटिक मीन है वो लाइक ये है, तो पूछा जा रहा है कि भाई n की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, नहीं लिखा है बट ये n की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर जो अरिथमेटिक मीन होता है दो टर्म का, वो क्या होता है, a प्लस का B/2 होता है,
यहाँ पर उसका अरिथमेटिक मीन ये दे रखा है, इसके स्थान पे रखेंगे अपन। तो देखो a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू में क्या रखेंगे, ए एन प्लस बी एन अपान में ए एन माइनस वन प्लस का बी एन माइनस वन, और टू से अपन मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इधर करना तो ये अपन ए एन मिलेगा, फिर क्या मिलेगा ए बी एन माइनस वन, ठीक है, फिर इसका इधर करेंगे तो बी ए एन माइनस वन और प्लस का बी एन, और इधर क्या मिलेगा टू ए एन और टू बी एन, ठीक है। तो अपन देखो यहाँ से अगर आप ए बाई बी इसको करो, यहाँ मिलेगा बी की पावर एन, यहाँ पर अपन बी बाई ए करो, यहाँ मिलेगा ए की पावर एन, इधर क्या बचेगा, दोनों के एक साइड राइट साइड भेजोगे ए एन और बी एन मिलने वाला है, ठीक है। इसको इसके साथ कर दो, इसको इसके साथ एक साइड में कर लो, ठीक है। तो देखो अगर एक साइड में करेंगे तो अपन इसको अगर ए एन की तरफ कर रहे हैं, ए एन यहाँ से कॉमन करेंगे तो बी बाई ए माइनस वन मिलने वाला है, और उसको उधर भेज रहे हैं तो बी एन कॉमन करेंगे तो वन माइनस ए बाई बी मिलेगा, सही है ना। अच्छा, यहाँ पर एलसीएम कर लो ए एन बाई बी एन, एलसीएम करोगे तो बी माइनस ए बाई बी, और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए अपान ए माइनस बी, सॉरी बी माइनस ए ही यहाँ पर भी। देखो इससे इसको कट कर दो, हमारे पास क्या मिल गया, ए बाई बी की पावर एन इज इक्वल टू ए बाई बी, इसकी पावर कितनी, एन की वैल्यू कितनी, तो यही पूछा जा रहा था, एन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, दो नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन्स कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा उस पर बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो टर्म है, तो अगर मैं यहाँ पर ए वन की बात करूँ तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, हमारे पास कोई दो टर्म है, एक टर्म हमारे पास ए है और दूसरा टर्म हमारे पास बी, एक टर्म ए है दूसरा टर्म बी है, और उसके बीच यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स मिल रहा है, ए वन मिल रहा है, ए टू मिल रहा है, ए थ्री मिल रहा है, ए फोर मिल रहा है, इस तरह से अप टू ए एन टर्म तक मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं टोटल टर्म की बात करूं तो देखो एन तो यहीं तक थे, दो और थे, तो टोटल टर्म कितने होंगे, एक तो ये टर्म एक्स्ट्रा है और एक ये टर्म, दो टर्म और एन प्लस टू टर्म्स होंगे। लास्ट टर्म की बात करें, इसका जो लास्ट टर्म होगा वो बी होगा। अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो ये इसका क्या है, फर्स्ट टर्म है, सही है। तो यहाँ पर लास्ट टर्म बोले या फिर टी एन बोले, तो टी एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस वन डी, ये नॉर्मली होता है। बट यहाँ पर टोटल टर्म कितने हैं, एन प्लस टू है, तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म है दिस इज द लास्ट टर्म, एल भी लिख सकते हैं। तो लास्ट टर्म अगर इसका बी है तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, ए मिलने वाला है, एन के स्थान पर एन प्लस टू होगा और फिर माइनस वन होगा, इनटू में डी होने वाला है। अगर मैं यहाँ से डी निकालूं तो डी इक्वल टू क्या होगा, बी माइनस से अपान में एन, एन प्लस वन होने वाला है ना, यही होगा, कोई समस्या किसी को। अच्छा, अगर मैं यहीं पर बोलूँ कि भाई ये वाला ए वन टर्म क्या होने वाला है, तो ए वन टर्म की अगर बात करें तो अपन ए वन टर्म क्या लिखते हो, सेकेंड टर्म अगर दो हमें लिखना है, कोई दो टर्म को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस डी लिखेंगे, उसका अगला टर्म ए प्लस टू डी लिखेंगे, उसके अगला टर्म ए प्लस थ्री डी लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूँ तो मैं लिखूंगा ए प्लस का टी, फर्स्ट टर्म हमारे पास पता है ए, डी पता है कितना, बी माइनस ए अपान में एन माइनस वन, है ना। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो ए एन माइनस ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए एन माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपान में, यहाँ पर एन प्लस वन है ना, यहाँ प्लस रहेगा,
n+1। देखो इससे ये कट जाएगा, अपने पास क्या मिलेगा, an+b/n+1। सही है। अगर उसका a2 टर्म की मैं बात करता हूँ, भी a2 क्या होगा, a2 क्या होगा, अपन लिखोगे a+2d लिखोगे, a+2d फर्स्ट टर्म 2 इंटू डी कितना है, b-a/n+1 है। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे कितना आने वाला है, यहाँ पर n-1 इंटू में a मिलेगा और प्लस का 2b/n+1 ये आपका a2 मिलेगा। इसी तरह अगर इन जनरल मैं बात करूँ भाई ar हमें क्या मिलने वाला, ar क्या होगा, यहाँ पर a+rd ही तो होने वाला है, तो फर्स्ट टर्म तो फिक्स है भाई a ही होगा, r के स्थान पर अपन r रखेंगे और d के स्थान पे b-a/n+1 रखेंगे। इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो n-r+1 इंटू में a प्लस b/n+1 मिलने वाला। ठीक है। अच्छा, ये किसके लिए, ए आर के लिए है। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूं यहाँ पर कि हम इफ ले लेते हैं कि आर को भी अपन 1 ले लेते हैं और एन को भी अपन 1 ले लेते हैं, आर को भी अपन 1 रख देते हैं और एन को, तो हमारे पास जो a1 मिलने वाला वो क्या मिलने वाला, a प्लस का b/2, यही तो मिलेगा इस फार्मूले की हेल्प से। अगर आप देखो यहाँ पर ये जो ए आर आया है, अगर आर की वैल्यू 1 रख दो और एन की भी वैल्यू 1 रख दो तो फर्स्ट वाला a1 मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर यहीं पर आपसे वो पूछा जाए ऐसा कुछ कि भाई हमें यहाँ पर जो हमारे पास ये एपी है, जो ए दो टर्म के बीच जो एपी आ रहे हैं उन सारे एपी का सम क्या होगा, मतलब आपसे पूछे a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an का सम क्या होने वाला है, तो आप फार्मूला क्या बताओगे, टोटल कितने हैं, n टाइम्स क्या आएगा, a+b/2 आने वाला है। और ये क्या है, ये आपके पास n इंटू में a है, तो na के इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब जितने टर्म होंगे उतने टर्म, यहाँ पर आप क्या निकाल दो, a निकाल दो, उसका अरिथमेटिक मीन्स निकाल दो, और अगर n टर्म का सम पूछ रहा है तो n से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस क्या दे रखा है कि गिवन दैट n ams are inserted between two set of number a comma 2a and 2a comma a, where a और b कहाँ से रियल से हैं। सपोज फर्दर दैट mth term between these sets of number is same, then the ratio of a is to b का रेशियो क्या होने वाला है, ऐसा इनका पूछना है। तो देखो करना क्या है, यहाँ पर आपको mth टर्म का राय किसके बीच देखना है, mth टर्म आपको देखना है a कामा 2b के बीच, और nth टर्म आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो mth टर्म बिटवीन किसके हम लोग देख रहे हैं, a एंड 2b के बीच, a और 2b के बीच अगर मैं mth टर्म देख रहा हूं तो क्या होने वाला है, a प्लस का m टाइम्स 2b माइनस ए अपान में n+1, क्योंकि वो एपीज है ना। mth टर्म का सम हमारे पास क्या होने वाला है, mth टर्म वो यही तो बनेगा फर्स्ट टर्म्स। अब भाई अगर मैं वहां से ए आर अभी मैं बात कर रहा था तो क्या कर रहे थे, a+r/d ही तो बता रहे थे, a+r/d बता रहे थे, और a आपका फर्स्ट टर्म था, r वहां पर था और d आपका कितना था, यहाँ पर आपके पास इन दोनों टर्म के बीच की बात किया जा रहा हो तो यहाँ पर 2b माइनस ए अपान में n+1 होने वाला है ना। तो यहाँ पर r क्या है, mth टर्म की बात हो रही, इसलिए m का मल्टीप्लाई। सही है। एंड उसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है, कर रहा है mth टर्म मीन्स बिटवीन 2a एंड b इज,
ये जो mth टर्म है बिटवीन किसके है, 2a और b के बीच है, 2a और b के बीच है। ठीक है, तो क्या होने वाला है यहाँ पर, देखो ये 2a है, अगर इसके बीच जो mth टर्म है वो ये है, और इसके बीच जो mth टर्म है वो आपके पास क्या होने वाला है, ये 2a होगा। यहाँ पर mth टर्म की बात हो रही थी, m से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर rth टर्म की बात हो रही थी इसलिए r से। टर्म कितना है यहाँ पर, अब की बार ये b माइनस 2a अपान में टोटल n प्लस 1 है ना। ठीक है, और ये दोनों किस में है, सेम है। इसके बीच का जो mth टर्म है और इसके बीच का जो mth टर्म है वो दोनों सेम है, इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो अगर आप गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग चलो तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा, a प्लस का m टाइम्स 2b माइनस ए अपान में n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2a प्लस m टाइम्स b माइनस का 2a अपान में n प्लस 1, है ना। m को अपन एक साइड कर लेते हैं, तो देखिए अगर m को हम लोग एक साइड करेंगे तो कि ये 2b माइनस का a अपान में n प्लस 1 होगा, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस का b और प्लस का 2a। ठीक है, और इधर आपके पास a बचेगा। ठीक है, और फिर यहाँ से देखिए अपने पास ये b और ये प्लस a आ जाएगा, अपान में ये a टाइम्स en प्लस a हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया एम बी इज इक्वल टू, एक यहाँ से कॉमन कर लेना तो ये n आ गया, इधर से जाएगा तो माइनस m हो जाएगा, और इधर से प्लस का 1 बचेगा। हमें किस में रेशियो चाहिए, a और b में रेशियो चाहिए, तो a स्क्रू b जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, m अपान में n माइनस m प्लस 1। ठीक है, तो ये सिंपल है। तो आपके पास यहाँ पर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। डिफरेंस ऑफ AP are constructed with the first 100 terms and last term is 199 and integral common difference, the sum of the common difference of all such AP having at least 3 terms and at most 33 terms each। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कह रहा है इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, फर्स्ट टर्म 100 है। ठीक है, कह रहा है कि जो लास्ट टर्म है वो 199 है। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है मतलब डी जो है वो कैसा, इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीजर इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, और एन जो है यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म को। ठीक है, और जो नंबर ऑफ टर्म है वो कह रहा है 3 और 33 के बीच, 3 से बड़ा या फिर बराबर और 33 के बड़ा छोटा या फिर उसके बराबर, मतलब 3 और 33 के बीच आना चाहिए, इंक्लूड 3 एंड 33। ठीक, ये एन की कंडीशन दे रखा है। तो देखो लास्ट टर्म अगर एल दिया है तो फार्मूला तो लगा सकते हो ना, के प्लस एन माइनस का 1 डी। ये कितना 190 का 9 है, फर्स्ट टर्म 100 है, एन नहीं पता है ना, डिफरेंस भी नहीं पता है, तो यहाँ से क्या हो गया, डी इज इक्वल टू हो जाएगा 99 अपान में एन माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर डी को हमारे पास क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। अच्छा, डी को इंटीजर करने के लिए ये जो एन माइनस 1 है ये आपके पास या तो ये 3 का मल्टीपल हो या फिर ये 11 का मल्टीपल हो। क्या होना चाहिए, या तो ये 3 का मल्टीपल हो या फिर ये 11 का मल्टीपल हो, तभी तो डी हमारा इंटीजर आएगा। इंटीजर लाने के लिए ये 3 का मल्टीपल होगा तब डिवाइड होगा, या फिर वो 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर ये डी की कंडीशन हो गई। तो अगर मान लो मैं, चूंकि ये 3 को भी हमें देखना है क्या 3 हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं,
अगर मैं n इज इक्वल टू 3 यहाँ पर चेक करता हूँ, ये कितना आएगा, d इज इक्वल टू 99 अपान में 2 आ जाएगा, जो कि इंटीजर नहीं मिलने वाला है। अगर मैं n की वैल्यू 4 रख के चेक करता हूँ तो यहाँ पर जो d हमें मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला, 99/3, मतलब यहाँ पर 33, मतलब ये इंटीजर मिल रहा है, सही है। या ना क्या 5 रखने पर मिलेगा, तो 5 रखने पर भी नहीं मिलेगा। क्या n इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा इंटीजर। क्या n इज इक्वल टू 7 रखने पर मिलने वाला है, तो रख के चेक कर लो, यहाँ पर कितना होगा, 99/6 हो जाएगा। ये भी इंटीजर नहीं मिलेगा, 33/2 इंटीजर नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। क्या 8 पर मिलेगा, n इज इक्वल टू 8 रख के नहीं मिलने वाला। क्या 9 पर मिलेगा, क्योंकि 9 रखोगे तो 1 कम हो जाएगा, नहीं मिलने वाला है। क्या 10 पर मिलेगा, हाँ 10 पर मिलेगा। n इज इक्वल टू 10 करोगे तो d हमारे पास कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा 99/9, तो यहाँ से 11 मिल जाएगा भाई, मिल रहा है इस पर, है ना। अच्छा, इसके बाद क्या यहाँ पर 11 पर मिलने वाला है, 11 पर भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 10 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। फिर क्या 12 पर मिलेगा, हाँ 12 पर मिलेगा। कैसे मिलेगा, d इक्वल टू 99/11 हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा, जो कि इंटीजर है। क्या इसके आगे और कहीं मिलेगा, इसके आगे नहीं मिलने वाला है। 13 रखो, 14 रखो, 15 रखो। अपन कहोगे सर मान लो 33 रखते हैं, 33 रखोगे तो -1 कम हो जाएगा, 32 आ जाएगा, 34 ले नहीं सकते हैं, है ना। तो मतलब इसके बाद अब नहीं मिलने वाला है। तो सम ऑफ हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल पॉसिबल कॉमन डिफरेंस। तो सारे कॉमन डिफरेंस का हमें सम चाहिए था, जो 3 और 33 के बीच मिल रहे हैं। एक तो हमें 33 मिला, दूसरा हमारे पास 11 मिला, और उसके बाद 9 मिला, तो टोटल कितना हो गया, 53। 53 इसका क्या था, राइट आंसर था। 53 इज द राइट आंसर। किसी को समस्या नहीं ना। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द टर्म्स। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टर्म दे रखे हैं, फर्स्ट हमारे पास जो AP1 है वह है हमारे पास 3, 7, 11, 407, ठीक है। अगला जो सेकेंड हमारे पास AP2 है, सेकेंड AP है, वो है 2, 9, 16 अप टू 709। ये दो हमारे पास AP दे रखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो इसके बीच कुछ हमारे पास टर्म जो होंगे वो कॉमन होंगे। तो अगर मैं इसके कॉमन डिफरेंस की बात करूं और इसके कॉमन डिफरेंस की बात करूं, इसका जो कॉमन डिफरेंस है D1 वो 4 का आ रहा है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है D2 वो 7 का आ रहा है, ठीक है। तो अगर बीच के कुछ टर्म की बात करें तो देखिए ये 7 के डिफरेंस पे चल रहा है, तो 16 के आगे यहाँ 23 आएगा। ये 11 4 पे चल रहा है, तो इधर 15 आएगा। ये 4 के बाद 19 मिलने वाला है, फिर 23 यहाँ पर भी। तो ये टर्म और ये टर्म दोनों में कॉमन हो रहे हैं। तो कॉमन टर्म का जो इन दोनों AP का जो कॉमन टर्म है, एक कॉमन टर्म हमने चेक कर लिया AP का, वो कितना है 33। ये कैसा, फर्स्ट कॉमन टर्म। दोनों AP में से एक टर्म हमें ऐसा मिल गया जो क्या है AP में है, दोनों में से, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर इन दोनों कॉमन टर्म का अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास दो सीक्वेंसेस दे रखे हों, दोनों AP में है, दोनों के अलग अलग कॉमन डिफरेंस आ रहे हों, तो जो मेन कॉमन डिफरेंस होगा D, वो हमारे पास क्या होगा, LCM ऑफ D1 कामा D2। दोनों का आप LCM ले लो। LCM ऑफ किसका, 4 और 7 का लोगे, फर्स्ट का 4 है, 7 का 7 है, और सेकेंड का 7 है। तो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस है D आने वाला वो 20 है, मतलब 28 टर्म के बाद वो आपके पास कॉमन डिफरेंस देता जाएगा। मतलब अगर फर्स्ट टर्म उसका 33 है, या अगर उसका फर्स्ट टर्म है कॉमन टर्म, दोनों सीक्वेंसेज में फर्स्ट कॉमन टर्म है, तो
अगला टर्म क्या मिलेगा, ये 28 टर्म के बाद मिलेगा। अगला टर्म +28 कर दो इसी में, तो +28 करोगे तो ये 51 मिलने वाला है। फिर इसमें फिर +28 कर दो, +28 करोगे तो कितना मिलेगा, 70 का 9। फिर इसमें प्लस का 28 कर दो। इस तरह से आप करते जाओगे। लास्ट में मान लो कोई TN आ रहा होगा, लास्ट में कोई TN आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, वो जो TN होगा, ये जो TN होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा इन दोनों का, इसका और इसका मिनिमम होगा, क्योंकि उससे बाहर तो जाना नहीं है। मैक्सिमम हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें कॉमन चाहिए ना, तो कॉमन चाहिए तो मिनिमम वाला ही लेंगे, इसको तो कंसीडर कर नहीं सकते। तो मिनिमम ऑफ 407 और 709, तो ये जो TN होगा वो लेस देन किसके होगा, 407 से होगा। और TN का फार्मूला हम लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है, तो 23 है प्लस n-1, कॉमन का डिफरेंस कितने है, 28 का है, लेस देन 407। सही है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अपन देखो यहाँ पर n-1 28 लेस देन यहाँ पर 407, सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें 23, तो 23 सब्ट्रैक्ट करोगे 407 माइनस का 23, तो ये अपने पास 4 आ गया, ये 3 हो जाएगा और 8 आ जाएगा। ये n-1 इंटू 28, तो n-1 लेस देन 384/28। इसको जब कट करोगे तो अप्रोक्सीमेट 13.71 आएगा। n की जो वैल्यू मिलने वाली है 14.71 मिलने वाली है। हमें क्या चाहिए, हमें लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो चूंकि इंटीजर में हम लोग रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, 14 तक हम लोग लेंगे। इंटीजर तक हम लोग रखेंगे, बाकी छोड़ देंगे, ठीक है। ये 14 हो जाएगा। कुछ हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से, और उसका भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे उससे रिलेटेड। एक हमारे पास दो इसमें टाइप है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस में। फर्स्ट टाइप ये है कि अगर कुछ इस तरह से हमारे पास सीक्वेंसेस दे रखा हो A1 A2, और उन सारे का क्या हो, सम हो, A1 A2 A2 A3 A3 A4, इस तरह से हो। कंजुगेट जो टर्म्स है वो किस में लिखे हों, डिनोमिनेटर्स में लिखे हों, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी इस टाइप का दिखे, आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। जब भी इस टाइप का दिखे, आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस जो है इसे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखो यहाँ पर A1 A2 आ रहा है, A2 A3 आ रहा है, सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। A2 - A1 करोगे D आएगा, है ना, क्योंकि ये सेम होगा। A2 - A1 A3 - A2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, A4 - A3। ये सारे के सारे क्या होंगे, कॉमन डिफरेंस जो होंगे सेम ही होंगे सभी के, है ना। तो आपको D से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो अगर आप D से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो ये कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये 1/D को बाहर कर दे रहा हूँ, एक D को अंदर, तो D अपान में A1 A2, D अपान में A2 A3 प्लस D अपान में A3 A4। और जो कॉमन डिफरेंस होता है आपको पता है क्या होता है, A2 - A1 अपान में A1 A2। इन दोनों टर्म का कॉमन डिफरेंस A3 - A2 अपान में A2 A3। फिर यहाँ पर A4 - A3 अपान में A3 A4। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। यहाँ पर 1/D, इसको इसका डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1/A1 माइनस 1/A2, फिर 1/A2 माइनस 1/A3, फिर प्लस 1/A3 माइनस में 1/A4। बाकी सारे कट जाएंगे
और यहाँ पर हमारे पास जो टर्म बचेगा वो क्या बचेगा, 1/d, फर्स्ट टर्म 1/a1 और लास्ट टर्म 1/a4। तो इस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे। देखो सेकेंड टाइप हमारे पास ऐसा है, एग्जाम्पल से इसको समझना। कुछ इस तरह से है कि जो लोअर सफिक्स का सम है सभी के बराबर है, मतलब 1/a1 है तो यहाँ an आएगा, प्लस यहाँ पर a2 है तो आपको क्या मिलेगा, an-1 लिखना पड़ेगा, तभी लोअर सफिक्स का सम n+1 आएगा। फिर अगला टर्म यहाँ पर क्या होगा, a3 होगा, an-2। तो तीनों के लोअर सफिक्स का सम कितना है, लोअर सफिक्स तो n+1 है कि नहीं। अच्छा, तो अब जब इस टाइप का आपको दिखे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जब लोअर सफिक्स वाला कॉन्सेप्ट लगे इक्वल हो तो हमने आपको बताया है कि जो यहाँ पर है कि a1 प्लस an का जो सम होगा वो मान लो इक्वल होगा किसके, a2 प्लस an-1 के, ये भी इक्वल होगा किसके, a3 प्लस an-1। लोअर सफिक्स का सम अगर इक्वल है तो a1 प्लस an, a2 प्लस an-1, और ये सारे के सारे इक्वल होंगे तीनों। और मान लो अगर ये किसी अल्फा के इक्वल हो रहे हैं, किसी अल्फा के इक्वल हो रहे हैं, तो इसके स्थान पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अल्फा से मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया और अल्फा से ही हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलने वाला है, 1/अल्फा, यहाँ पर मिलेगा अल्फा/में a1 an अल्फा a2 an-1 प्लस अल्फा a3 an-, इस टाइप का आपको मिलेगा। और अल्फा किसके इक्वल है, इसके स्थान पर रख दो वैल्यू, 1/अल्फा a1 प्लस an/में a1 an, a2 प्लस an-1/में a2 an-1 प्लस a3 प्लस an-2/में a3 an-2। ठीक है, अब आप डिवाइड करोगे, देखो ये 1/अल्फा, यहाँ पर आपको मिलेगा 1/an प्लस 1/a1। ठीक है, अगला वाला 1/an-1 प्लस 1/a2। फिर अगला वाला 1/में an-2 प्लस 1/a3। इस तरह से आपको टर्म, तो आप इसको इस तरह से हैंडल करोगे अगर क्वेश्चन इस टाइप से आता है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट, हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि a1 a2 अप टू a21 टर्म के जो है वो कहाँ किस में है, एपी में है। तो कह रहा है कि समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 21/an+1 इज इक्वल टू 4/9 है। यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ दिस एपीज इज 189। तो आपको इसकी वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू क्या। चलिए ट्राई करते हैं, देखो क्या दे रखा है। तो एन की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है कि समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 21/में an+1 इज इक्वल टू में 4/9। वैल्यू रखो, 1 रखोगे तो क्या होगा, a1 a2, फिर अगला टर्म a2 a3, फिर अगला टर्म a3 a4। इस तरह कहाँ तक जाना है, 20 तक रखना है। तो a20 a21 बराबर किसके, 4/9। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कंजुगेटिव टर्म्स आ रही हैं, a1 a2 a2 a3 a3 a4, है ना, सबके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी से मल्टीप्लाई और डी से डिवाइड करेंगे। तो हम अपना वो जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसका यूज करेंगे। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है,
तो देखो ये 1/d हो जाएगा, यहाँ पर d अपान में A1 A2, d अपान में A2 A3, d अपान में A3 A4 प्लस अप टू d अपान में A20 A21 इज इक्वल टू में 4/9। ठीक है, चलो और आगे इसको आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो 1/d, वहाँ पर d के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 अपान में A1 A2। अगला हमारे पास क्या होगा, A3 माइनस A2 अपान में A2 A3, फिर A4 माइनस A3 अपान में A3 A4 प्लस अप टू लास्ट टर्म क्या लिखेंगे, A21 माइनस A20 अपान में A20 और A21 इज इक्वल टू में 4/9। सही है। अब देखो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ये 1/d यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/A1 माइनस का 1/A2 प्लस का 1/A2 माइनस का 1/A3 प्लस का 1/A3 माइनस का 1/A4 प्लस अप टू लास्ट में क्या होगा, 1/A20 माइनस का 1/A21 इक्वल टू में 4/। तो आगे के सारे टर्म कट जाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा। देखिए 1/d, ये आपके पास 1/में A1 माइनस 1/में A21 बच गया इक्वल टू में 4/9। यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए, अच्छा अब देखो यहाँ पर ये जो A21 है ये लास्ट टर्म है। ठीक है, अगर इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये 1/d A21 माइनस का A1 अपान में A1 A21 इज इक्वल टू में 4/9। यहाँ पर जो A21 है ये क्या है, लास्ट टर्म है। तो यहाँ पर A21 किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 20d n-1d के इक्वल होगा। तो इसके स्थान पर अपन यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है तो A1 लिख लो। अब यहाँ पर A21 के स्थान पे वैल्यू रख दो, तो 1/d A1 प्लस A20d, ठीक है, माइनस का A1 अपान में A1 A20 इक्वल टू में 4/9। देखो A1 से A1 कट गया और इस D से ये D कट गया, यहाँ पर आ गया 20 अपान में A1 A21 इज इक्वल टू में 4/9। ये 4 5 जा हो गया और यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल गई कि A1 A21 जो है वो 45 के इक्वल। एक तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल गया। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पर देखिए ये मिल गया। उसके बाद यहाँ पर एक और है, अगर ये जो हमारे पास इसका सम करे 21 टर्म का जो सम है वो भी हमारे पास गिवन है, S21 टर्म का जो सम है वो भी गिवन है। तो क्या होगा, 21/2 फर्स्ट टर्म कितना है A1 और लास्ट टर्म कितना है A21। इसका सम कितना दे रखा है 189 इंटू में 2 और इसका डिवाइड करोगे ये किसके इक्वल दे रखा है 189। ठीक है, बाई 21 इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या मिल जाएगा A1 प्लस A21। अब इसको आप कट करना, ये 9 आ जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। देखो यहाँ पर A1 और A21 जो है वो 9 मिल गया, ये सेकेंड बना लो। अब यहाँ से आप निकाल दो कि A21 माइनस का A1 क्या होगा, तो अपन फार्मूला लगा लेना अंडर रूट में कि A21 प्लस A1 का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम A21 इंटू में A1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है 9 का, ये आपके पास कितना है 9 2 जाइए 18 यहाँ पर करना। ठीक है, 18 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम A1 और A21। तो देखो यहाँ पर A1 और A21 अभी आपने निकाला था 45, तो 4 इंटू 45। देखो यहाँ से कितना हो गया, ये 324 माइनस ये 180 और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 144, तो यहाँ से आएगा 12। सही है। अब देखो ये सेकेंड था, A21 प्लस का A1 बराबर 18, ये सेकेंड था और इसको थर्ड ले लो A21 माइनस का A1 बराबर 12।
ऐड कर दो। 2 a21 बराबर में 13, a21 बराबर 15, है ना। तो अपने पास फर्स्ट टर्म भी पता कर सकते हो, तो a1 क्या हो जाएगा, +15 बराबर 18। a1 मिल गया आपको 3, फर्स्ट टर्म 3 मिल गया, लास्ट टर्म 15 मिल गया। ठीक है, हमें क्या पूछा जा रहा है, a6 इंटू a16 शायद है, देख लो, a6 और a16 पूछा जा रहा है, a6 और a16 की वैल्यू। तो a6 क्या होगा, a1 प्लस 5d, a1 प्लस 5d। a1 कितना है, 3 है, 5d आपके पास कितना है, डी आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो 3/5 था। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस आप चाहो तो निकाल सकते हो, डी बराबर क्या होगा, लास्ट टर्म कितना, a21 है, लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू क्या होगा, a+n-1d होता है। लास्ट टर्म a21 है मतलब 15 है, फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस में n 21 टर्म है, 21 माइनस का 1 इंटू डी, यहाँ से हो गया 12/20 बराबर में डी, 4 3 × 12 4 5 तो डी कितना हो गया, डी बराबर 3/5। कॉमन डिफरेंस कितने का था, 3/5 का। यहाँ पर रखोगे, ये आ गया आपका 3 × 6, ठीक है, 3 और 3 ऐड करोगे तो 6 आएगा। फिर a16 निकालोगे तो कितना मिलेगा, a1 प्लस 15d, है ना। a1 कितना है, 3 है, और 15 इंटू 3/5, तो 3, यहाँ से आ गया 12। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसके स्थान पर क्या हो गया, 6 × 12, तो 72 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका 72 इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा एडवांस था, अगर इस टाइप का वैसे आएगा नहीं, अगर आता है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, फिर अगले लेक्चर्स में हम लोग जीपी स्टार्ट करेंगे।